आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सोमवार से शुक्रवार तक हमारी करंट अफेयर्स क्विज की ये सीरीज अनावरत चलती रहती है और शनिवार और रविवार को इस सीरीज में अवकाश रहता है। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको हमारे चैनल पर कम से कम 3 से 4 माध्यमों से करंट अफेयर्स आपको दिया जाता है, आप तक उपलब्ध कराया जाता है। जैसे एक हो गया क्विज के माध्यम से, दूसरा हो गया साप्ताहिक करंट अफेयर्स के माध्यम से, तीसरा हो गया आपको डेली करंट अफेयर्स जो आपके कम्युनिटी टैब में मिलता है, और चौथा हो गया आपका टू द पॉइंट जो आपके यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलता है। और ये जो क्विज आप देख रहे हैं ये विशेषकर यूपीएससी के तर्ज पर बनाया जाता है, लेकिन राज्य विशेष की परीक्षाओं में भी इस क्विज से प्रश्न बन सकते हैं और ये प्रश्न जो है राज्य विशेष के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। पूछा जा रहा है बिफिडोबैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया है जो गले में खराश का कारण बनता है। दूसरा है यह मुख्य रूप से कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले वृद्धजनों को प्रभावित करता है। अब आपको बिफिडोबैक्टीरिया के बारे में बताना है और असत्य कथन की पहचान करना है। सबसे पहली बात यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई बिफिडोबैक्टीरिया है क्या और मैंने बिफिडोबैक्टीरिया से जुड़े हुए प्रश्न को क्यों उठाया है। तो बिफिडोबैक्टीरिया जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया का समूह है, एक प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया का समूह है जो हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं में मददगार साबित होते हैं। जैसे हमारी जो पाचन तंत्र होता है, जो पाचन की क्रिया होती है भोजन के, उसमें ये बैक्टीरिया मददगार होते हैं। इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो मददगार होते हैं। इनको आप मुख्य रूप से यदि हम देखें तो इन समूह को बोला जाता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स समूह के ये बैक्टीरिया होते हैं और मानव शरीर में विशेषकर आंत और पेट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये शरीर के लिए विभिन्न क्रियाओं के लिए, विभिन्न आवश्यक क्रियाओं के लिए मददगार साबित होते हैं। तो ये कोई हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है। तो यदि हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है तो ये दोनों कथन जो हैं ये आपके गलत हो जाते हैं। और प्रश्न में पूछा क्या गया है, असत्य कथन की पहचान करें, और इसके अनुसार सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाता है। अब बात आती है इस प्रश्न को मैंने क्यों उठाया। तो सोमवार को रविवार के दिन जो आपका द हिंदू समाचार पत्र आता है उसमें साइंस एंड टेक विशेषांक आता है और उसी में एक आर्टिकल छपा हुआ था और इसमें बिफिडोबैक्टीरिया के बारे में बात किया गया था, दूध के बारे में बात किया गया था, बच्चों के दूध के बारे में कि किस प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उन्हीं में बिफिडोबैक्टीरिया के बारे में भी बात किया गया था, इसलिए यहीं से आपके बिफिडोबैक्टीरिया का जो प्रश्न है वो उठा था। अब दूध की बात हो रही है, बच्चों के दूध की बात हो रही है, तो आपको एक शब्द याद आना चाहिए। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको याद होना बिस्फेनॉल ए, VISP, बिस्फेनॉल ए। इसका पता चला था बच्चों के दूध की बोतल में। कहां पे पता चला था? बिस्फेनॉल ए नामक रसायन था, बच्चों के जो दूध का बोतल होता है उसमें इसका पता चला था। इसके अतिरिक्त मेलामाइन नामक जो रसायन था इसका पता चला था जो हम चीन से दूध का आयात करते थे, दूध से बने हुए वस्तुओं का आयात करते थे, उसमें मेलामाइन की उपस्थिति पाई गई थी, जिसके बाद से भारत सरकार ने चीन से दूध का और दूध से बने हुए उत्पादों का आयात करना बंद कर दिया था। तो बिस्फेनॉल ए और मेलामाइन ये 2 रसायन भी आपको पता होना चाहिए जिनका संबंध दूध से हो रहा है, क्योंकि हम दूध से जुड़े हुई चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और आज प्रश्नों की संख्या सीमित है, 4 ही प्रश्न हैं, लेकिन जो भी हैं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला प्रश्न जो था ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला है यासुकुनी तीर्थ निम्नलिखित में से, यासुकुनी तीर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। यह एक शिंटो धर्मस्थल है जिसकी स्थापना 1869 में जापान में सम्राट मीजी के आदेश पर की गई थी। दूसरा है यासुकुनी 2.5 लाख योद्धाओं का सम्मान करता है जो 19वीं शताब्दी के अंत से देश के युद्ध में मारे गए थे। यदि हम बात करें यासुकुनी तीर्थ के बारे में तो जो यासुकुनी तीर्थ है इसके बारे में कहा जाता है कि जो जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान ने आत्मसमर्पण किया था उसकी 75वीं वर्षगांठ अब मनाई जा रही है। और बोला जाता है कि जो ये यासुकुनी तीर्थ है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान ने सरेंडर किया, जापान ने आत्मसमर्पण किया, तो जो उस दौरान जो जवान मारे गए थे, जैसे ये आंकड़ा था कि लगभग 2.5 लाख जवान उस युद्ध में जापान के मारे गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके बारे में
जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को उनके बारे में जानकारी रहे, तो उसके लिए यासुकुनी तीर्थ की स्थापना की गई थी। तो यासुकुनी तीर्थ की स्थापना आपको पता चल गया किन संदर्भों में की गई थी, और वर्तमान समय में इसकी 75वीं वर्षगांठ है। तो 75वीं, क्योंकि जब जापान ने आत्मसमर्पण किया था तो उससे लेकर आज तक 75 वर्ष हो गए हैं। तो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे और उनके कैबिनेट के कुछ मंत्री जाकर यहाँ पे जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया था, जवानों को याद किया था, जिसके कारण ये चर्चा में है। तो ये 1869 में सम्राट मीजी के आदेश पर स्थापित की गई थी, एकदम सत्य है। दूसरा है यासुकुनी 2.5 लाख योद्धाओं का सम्मान करता है जो 19वीं शताब्दी के अंत से देश के युद्ध में मारे गए थे। तो इसके दोनों कथन सत्य हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया तो यासुकुनी तीर्थ इसी स्थल पर उन जवानों को संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, जवानों को परिवारों के लिए, उसके लिए यहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई, जवानों के संबंध में स्मारक स्थापित किए गए, और इन्हीं संदर्भों में इसकी चर्चा हमने किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई यासुकुनी तीर्थ है कहां पे। तो इसका नाम देके भी पूछा जा सकता है कि भाई यासुकुनी तीर्थ किस देश से संबंधित है। चले अब इसको देख लेते हैं क्यों मैंने इसकी चर्चा किया है। तो इसके बारे में यदि देखें, जापानीज मिनिस्टर विजिट कंट्रोवर्शियल वार, इसके बाद बोला गया है प्राइम मिनिस्टर अबे सेंड्स कैश ऑफरिंग, और इसमें पूरी बात की गई है कि किस प्रकार से जापान ने जब आत्मसमर्पण किया था, किस प्रकार से उस युद्ध में भारी नरसंहार हुआ था, और उसके बाद से किस प्रकार से ये जो स्थान है ये महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी स्थापना सम्राट मीजी के आदेश पर की गई थी। तो यही था, इसी को बताना था आपको, इसी संदर्भ में इस प्रश्न को यहाँ पे रखा गया है। अगला है तीसरा प्रश्न, और इसके बारे में बताएं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा लोग इससे परिचित होंगे। कहा जा रहा है धन्वंतरी चलंत अस्पताल, धन्वंतरी चलंत अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपको बताना है कि धन्वंतरी चलंत अस्पताल के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। क्या बोला जा रहा है, धन्वंतरी चलंत अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार करें। यह एक मोबाइल लैब है जिसमें 76 प्रकार के ब्लड जांच एवं टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए धन्वंतरी चलंत अस्पताल का शुभारंभ किया। तीसरा है, इसमें तकनीकी सहायता IIIT भागलपुर द्वारा दी जा रही है। अब इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो जो धन्वंतरी चलंत अस्पताल है, इसका कॉन्सेप्ट आया कोविड-19 के दौर में कि किस प्रकार से लोग, क्योंकि यातायात बाधित था तो लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, और अस्पतालों में लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण अन्य बीमारियों का इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। उसी को कॉन्सेप्ट में ध्यान देते हुए सरकार ने कि दूरांचल के जो गांव हैं, जहां तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, अस्पताल आने में समस्या होती है, ऐसे क्षेत्रों के लिए क्यों ना एक मोबाइल लैब की व्यवस्था की जाए, मोबाइल टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाए। तो उसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अभी हाल ही में 14 अगस्त के दिन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम है, वो आते हैं हमारे चंदौली से, महेंद्र नाथ पांडे जी उनका नाम है, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री हैं, चंदौली से आते हैं, वाराणसी से लगा हुआ है। तो चंदौली से ये आते हैं केंद्रीय कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। तो महेंद्र नाथ पांडे द्वारा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से धन्वंतरी चलंत अस्पताल का शुभारंभ किया गया। तो यदि हम पहला देखें तो पहला तो कथन सत्य है कि यहाँ पे 76 प्रकार के ब्लड जांच एवं अन्य टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है, ये तो सत्य है। दूसरा कहा गया है हाल ही में प्रधानमंत्री ने, ये कथन गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन नहीं किया, इसका शुभारंभ नहीं किया, बल्कि जो हमारे कौशल विकास मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही उद्घाटन किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया गया है, तो इसलिए ये आपका कथन गलत हो जाता है। अगली यदि हम बात करें तो इसमें जो डाटा स्टोरेज होगा, जो मरीजों की डाटा को संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, उसमें IIIT भागलपुर द्वारा सहायता ली जा रही है। तो ये भी कथन आपका सत्य है। तो इसमें तकनीकी जो पार्टनर है वो IIIT भागलपुर है। तो 1 और 3 इसमें से सही हैं। तो 1 और 3 मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अब इसकी चर्चा हमने क्यों किया है, क्योंकि आप जाएंगे
ये देख लीजिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट है, वहां पे बोला गया है पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए केंद्रीय कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वर्चुअल माध्यम से धन्वंतरी चलंत अस्पताल का शुभारंभ किया। आगे बोला गया है कि मोबाइल लैब लबाइक 76 प्रकार के ब्लड जांच एवं टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। शहर के वार्ड एवं गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चिकित्सक आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सीय परामर्श एवं ब्लड जांच सुविधा जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से ये लोगों को मददगार साबित होगी, लोगों जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको किस प्रकार से ये सहायता उपलब्ध कराएगी, उसके बारे में इसमें बताया गया। तो आपको सिर्फ इसमें याद रखना है कि उसका उद्देश्य कहां है, कहां पे शुरू किया गया है और किसके द्वारा शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 4 ही क्विज मिले थे। 15 अगस्त के दिन कोई समाचार पत्र में कुछ भी महत्वपूर्ण हमारे लिए था नहीं, इसलिए हमने उसकी चर्चा नहीं किया है। कह रहा किसान स्पेशल ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन देवलाली नासिक रोड से दानापुर के बीच किया गया था। दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का संचालन बरौनी से टाटा नगर के बीच किया गया था। इनमें से कौन से सत्य हैं ये आपको बताना है। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए किसान स्पेशल ट्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उद्देश्य क्या है उस ट्रेन का वो आपको पता होना चाहिए। जो किसान स्पेशल ट्रेन है उसका उद्देश्य होता है किसानों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। किसानों को जो उत्पाद हैं वो बेकार ना हो, उनको जल्द से जल्द बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये किसान स्पेशल ट्रेन का उद्देश्य होता है। यदि हम बात करें पहली किसान स्पेशल जो ट्रेन थी वो कुछ ही सप्ताह पहले देवनाली नासिक रोड से दानापुर के बीच चलाई गई थी, ये वाला सत्य है। और अभी हाल ही में घोषणा हुई है भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा कि दूसरी किसान स्पेशल जो ट्रेन होगी उसका संचालन बरौनी से टाटा नगर के बीच होगा। और ये जो ट्रेन है जो बरौनी से टाटा नगर के बीच चलेगी, इसका उद्देश्य है किसान जो दुग्ध व्यवसाय में किसान लगे हुए हैं उनको बाजार उपलब्ध कराना। मतलब कि ये ट्रेन प्रत्येक दिन चलेगी और दूध के टैंकर, इनमें 4 दूध के टैंकर होंगे और प्रत्येक टैंकर को बरौनी से टाटा नगर के बीच 4 स्टेशनों पर एक एक टैंकर छोड़े जाएंगे। मतलब बरौनी से टाटा नगर के बीच 4 ऐसे स्थान चुने गए हैं जहां पर किसानों के दूध को बेचा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है किसान स्पेशल ट्रेन का उद्देश्य है किसानों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। तो जो दूसरी ट्रेन है बरौनी से टाटा नगर के बीच, इसका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जो दुग्ध व्यवसाय में लगे हुए हमारे किसान हैं बरौनी के, उनको टाटा नगर तक के बीच दूध की सप्लाई कराना, जिससे कि दूध के उनके उचित मूल्य मिल सके। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखा जाए तो 4 स्थान जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। पहला है बोकारो स्टील सिटी, दूसरा है हटिया और तीसरा है टाटा नगर। 3 शहर हैं इसमें। पहला है बोकारो स्टील सिटी, तीसरा है हटिया और तीसरा है यहाँ पे टाटा नगर। तो 3 ये जो है हमारे 3 शहरों के बीच इसमें दूध की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। ठीक है, कौन कौन से? बोकारो स्टील शहर, हटिया और टाटा नगर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ इसमें इतना याद रखना है आपको कि किसान स्पेशल ट्रेन का उद्देश्य क्या है और अभी तक कितनी ट्रेनें चली हैं और चली हैं तो किन 2 शहरों के बीच चली हैं। क्यों प्रश्न को उठाया है, आइए देख लेते हैं। ये है कि ये जो आप जाएंगे रेल मंत्रालय की वेबसाइट पे है ये सारी चीजें, और इसमें बोला गया है भारतीय रेल की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौनी से टाटा नगर के बीच बाया बोकारो स्टील सिटी हटिया। अब इसमें बोला गया भारतीय रेल किसानों के व्यवसाय को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 13 को भारतीय रेल की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूर्व मध्य रेल के बरौनी से टाटा नगर के बीच प्रारंभ किया गया। इस स्पेशल ट्रेन के द्वारा बोकारो स्टील सिटी, हटिया एवं टाटा नगर के लिए दूध की सप्लाई की जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन में मिल्क भान के 4 टैंकर होंगे, जिनमें एक टैंकर बोकारो स्टील सिटी, हटिया के लिए होगा, जबकि 2 टैंकर टाटा नगर के लिए होगा।
दूध के परिवहन के लिए इस किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौनी से टाटानगर के बीच एक दिन छोड़कर किया जाएगा। इस स्पेशल ट्रेन में दूध के 4 टैंकर एवं लगेज ब्रेक वैन के 2 डिब्बे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो दूसरी ट्रेन हमारी चल रही है इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसानों के दूध को सही मूल्य देना और बरौनी से टाटानगर के बीच चलेगी। ठीक है, सप्ताह में डेली नहीं चल रही है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि डेली नहीं चलेगी, एक दिन के अंतराल पर चलेगी। मतलब सप्ताह में यदि हम देखें तो 3 दिन चलेगी, एक दिन के अंतराल पर चलेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चले, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और मैं कल से प्रयास करूंगा कि कुछ और अन्य स्रोतों से भी प्रश्नों को जोड़ा जाए, जिससे थोड़ी सी करंट अफेयर्स की जो क्विज है हमारी और रोचक हो सके और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मददगार साबित हो सके। तो प्लीज़ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अपने मित्रों को भी, जो भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं, उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं। धन्यवाद।